तो हेलो गाइज, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल इमरान मैथमेटिक्स क्लासेस। गाइज आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के गणित के मोस्ट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन को बताया गया है मोस्ट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया गया है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि इस प्रकार के जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो इसी के साथ हम अपनी क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। यानी हमें बताना है कि यह जो बिंदु दिया हुआ है वह किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं। मान लेते हैं यह हमारा y अक्ष हो गया और यह हो गया हमारा x अक्ष। इसमें होता है हमारा पहला चतुर्थांश है, इसमें आएगा तो यह होगा दूसरा चतुर्थांश है, अगर इस भाग में आएगा तो यह होगा तीसरा चतुर्थांश है, अगर इस भाग में आएगा तो यह होगा चौथा चतुर्थांश है। तो आइए हम समझते हैं। इसमें होता है हमारा x भी प्लस में होता है और y भी प्लस में होता है। यह इसमें दोनों प्लस में होता है, और इसमें x माइनस में होता है और y प्लस में होता है, और इसमें दोनों माइनस में होता है, और इसमें x प्लस में होता है और y माइनस में होता है। तो आइए हम इस बिंदु में देखते हैं कि x कौन सा है। x है 3 के पहले है माइनस, तो माइनस एक साइन है, और एक है 5 के पहले कौन सा साइन है, माइनस साइन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि माइनस माइनस किस में आ रहा है। तो माइनस माइनस हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 नंबर में आ रहा है, यानी कि तीसरा चतुर्थांश में माइनस माइनस आ रहा है, यानी तीसरा को हम लोग कहते हैं तृतीय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय चतुर्थांश। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपनी अगली क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को कहते हैं, या इन दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। तो आइए हम पहले अक्ष बना लेते हैं। यह हो गया हमारा वाई अक्ष और यह हो गया हमारा एक्स अक्ष। प्रतिच्छेदी मतलब है यह दोनों रेखाएं जहाँ पर काटती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर काट रही है, तो इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं। तो इस बिंदु को हम लोग कहते हैं क्या, मूल बिंदु कहते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल बिंदु। कई बार मूल बिंदु का निर्देशांक भी पूछ लेता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, यानी x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, मूल बिंदु। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, बिंदु 8,3, 4,0 के बीच की दूरी होगी। यानी यह एक बिंदु दिया हुआ है और एक यह बिंदु दिया हुआ है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। यानी यह पहला बिंदु दिया हुआ है, तो इसमें आ गया हमारा x1 का मान है और इसमें आ गया हमारा y1 का मान। और इसमें यह दूसरा बिंदु दिया हुआ है, यह हो गया x2 का मान और इसमें आ गया y2 का मान। यहाँ पर हमें दूरी बताना है, तो दूरी का क्या सूत्र होता है, पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। दूरी इज इक्वल का सूत्र होता है इज इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ पर होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर। यहाँ पर आप x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो बात दोनों बराबर होगा। प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यहाँ पर भी आप y2 माइनस y1 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है, इसमें कोई फर्क चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं इज इक्वल टू रूट है तो रूट देते हैं, और यहाँ पर है x1, तो x1 कितना है हमारा 8 दिया हुआ है, तो लिख देंगे 8 है, माइनस यहाँ पर है x2 कितना है हमारा, इसमें 4 दिया हुआ है, x2 का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो यहाँ पर लिखते हैं 4 है, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद है प्लस, तो लिखते हैं प्लस है, और यहाँ पर है y1 माइनस y2, तो y1 कितना है, y1 है यहाँ पर 3, तो लिखते हैं 3 माइनस y2 कितना है इसमें हमारा 0, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 0, तो 0 का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें माइनस करना है और स्क्वायर करना है, यानी घटाना है तब स्क्वायर करना है। यानी 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 होगा, और 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 16, और प्लस है यहाँ पर है 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 9। यानी इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा, रूट अंदर 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल होता है 5। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए में दिया हुआ है 5 इकाई, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा 5। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए तथा कोण बी पूरक है तो कॉट सी का मान होगा। यानी एक कोई त्रिभुज दिया हुआ है, मान लेते हैं कोई त्रिभुज यह दिया हुआ है, यहाँ पर हम मान ले लेते हैं यह हो गया ए, यह हो गया बी और यह हो गया हमारा सी।
या ए बी और सी एक त्रिभुज दिया हुआ है और इसमें बोल रहा है कि कोण ए और कोण बी, यानी कोण ए यह हो गया और कोण बी यह हो गया। दोनों क्या है, यह पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब होता है दोनों कोण का योग, दोनों कोण को मिलाकर कितना डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। यानी यह कोण और यह कोण दोनों मिलाकर दिया हुआ है 90 डिग्री। तो हम सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं कि कोण सी कितना होगा। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों यानी सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है और यहाँ पर ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री दे दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, कोण सी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री कोण सी हो जाएगा। अकेले कोण सी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हमें निकालना है कॉट सी का मान, यानी कॉट और सी की जगह कितना रख देंगे हम, सी का मान हम निकाल लिए हैं 90 डिग्री, यानी कॉट 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो कॉट 90 डिग्री का मान होता है 0। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। यानी हमें बताना है कि 6 मीटर लंबा एक खंबा दिया हुआ है और इसका छाया जमीन पर कितना लंबा है, 2√3 मीटर है। तो हमें बताना है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो आइए हम सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यानी यह हो गया हमारा खंबा, इसकी लंबाई दिया हुआ है 6 मीटर, तो यहाँ पर हम 6 मीटर लिख लेते हैं। और इस खंबे का जो छाया दिया हुआ है, यह जमीन पर दिया हुआ है, यह हो गया छाया। इसका मान दिया हुआ है 2√3 मीटर। और हमें बताना है कि सूर्य का उन्नयन कोण बनता है नीचे से ऊपर, यानी हमें बताना है इस कोण का मान कितना होगा। तो यहाँ पर हम एक थीटा मान लेते हैं क्योंकि हमें इसका निकालना है। तो थीटा हो गया और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह हो गया हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, यह होता है हमारा कोण। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कोण होता है। और जिस थीटा के बारे में बात करता है उसके सामने वाला होता है लंब। इस थीटा के बारे में बात कर रहा है, यानी इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा लंब। और जो बच जाता है वह हो जाता है क्या, वह हो जाता है हमारा आधार। यानी यह हो गया हमारा आधार। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लंब का मान मालूम है और आधार का मान मालूम है। तो लंब और आधार का फॉर्मूला किस में आता है, एक आता है tan में और कॉट में भी लंब और आधार का फॉर्मूला आता है। तो आप दोनों में से किसी का फॉर्मूला लिख सकते हैं। हम tan का ही फॉर्मूला लिख देते हैं। tan का फॉर्मूला होता है tan, थीटा का मान निकालना है तो tan थीटा लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है P/B। P हो गया हमारा लंब और B हो गया हमारा आधार। तो यहाँ पर हम मान रखते हैं, यानी tan, यहाँ पर है थीटा तो थीटा लिख देते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पर ऊपर है P, तो P यानी लंब कितना है 6 मीटर, तो ऊपर लिखते हैं 6 नीचे कितना है 2√3, तो नीचे आधार का मान लिख लिया। उसके बाद इसको कट करेंगे, यानी यह हो गया 3 दूनी 6, तो ऊपर 3 बचा और नीचे √3 बचा। तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 गुने √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 और √3 में गुना करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। और नीचे है √3, यानी √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। यानी हमें कितना बचा, tan थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ, यहाँ पर √3 बचा। तो tan कितना डिग्री के मान होता है, √3। तो √3 tan कितना डिग्री का मान होता है, यह होता है 60 डिग्री का मान होता है। यानी थीटा का मान हमें निकल गया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 60 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। यानी यह हम बताना है कि यह किसके बराबर होता है। तो आइए हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 9 इसमें भी है और 9 इसमें भी है, तो हम 9 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यह हो जाएगा sec स्क्वायर ए, यहाँ बच जाएगा। और यहाँ पर है माइनस है तो लिख देते हैं माइनस, इसमें भी से भी 9 कॉमन हो गया है, तो कितना बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है tan स्क्वायर ए। यानी यह हम जानते हैं कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 1। यह हमारा फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। तो यह कितना हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो इधर है 9, तो 9 लिख देते हैं, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो गुना, और यह पूरा का वैल्यू हो गया है 1। 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 एकम 9। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 9। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान होगा। यानी साइन ए का मान दे दिया है और हम बताना है कि कॉस ए का मान कितना होगा।
तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। साइन ए का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4। तो हम जानते हैं कि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कोण। लंब को लिखते हैं पी से और कोण को लिखते हैं एच से। यानी साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कोण, यानी ऊपर है लंब और ऊपर है 3, यानी लंब का वैल्यू हो गया 3, यानी P = 3, और नीचे है 4 और नीचे है एच। एच का वैल्यू कितना हो गया, H = हो गया 4। कंपेयर करने पर इसको यहाँ पर हमें P का वैल्यू मालूम है और H का वैल्यू मालूम है, यानी हमें एक बच रहा है क्या, B बच रहा है, यानी आधार बच रहा है। तो B निकालने का सूत्र क्या होता है, B = (√H² - P² हमारा सूत्र होता है। यहाँ पर है H का स्क्वायर, H कितना है हमारा 4 है, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 16, माइनस यहाँ पर है P का स्क्वायर, P कितना है यहाँ पर है 3, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 9, यानी इसको माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा √7, यानी इसका √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और हमें निकालना है कॉस ए का, तो कॉस ए लिख लेते हैं हम। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कोण, यानी आधार को लिखते हैं बी से अपॉन कोण को लिखते हैं एच से, B/H। तो बी का वैल्यू हम अभी निकाले हुए हैं, बी का वैल्यू कितना निकाले हुए हैं, √7। तो यहाँ पर हम लिखते हैं √7 अपॉन नीचे है एच, एच कितना दिया हुआ था हमारा 4 दिया हुआ था, यानी कॉस ए का वैल्यू हो गया √7/4, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा √7/4। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में किसका मान √2 के बराबर होगा, यानी बताना है कि √2 का मान किसके बराबर होता है। तो tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3। cos 45 का मान कितना होता है, इसका मान होता है 1/√2। और यहाँ पर साइन 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है, इसका मान होता है 1/2। और यहाँ पर cosec 45, cosec 45 का मान कितना होता है, इसका मान होता है √2, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी cosec 45 डिग्री का मान होता है √2। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है sin² × sec² का मान होगा, यानी हमें इसका मान बताना है कि कितना होगा। यहाँ पर सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, दिया हुआ है हमारा sin² इंटू यहाँ पर दिया हुआ है sec², यानी इसका बताना है कि मान कितना होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर sin² तो लिखते हैं sin² और यहाँ पर sec²। तो सेक का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है 1/cos, यहाँ पर सेक पे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, cos पर भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी cos²a। यहाँ पर मल्टीप्लाई और sin²a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा sin² अपॉन नीचे बच रहा है cos², तो हम लिखते हैं cos²a। तो हम जानते हैं कि साइन बट्टा cos किसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा का होता है, तो लिखते हैं tan a। लेकिन यहाँ पर है स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, एंड tan² इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है अर्धवृत्त का कोण होता है, यानी हमें बताना है कि अर्धवृत्त का कोण कितना होता है। तो अर्धवृत्त का कोण होता है 90 डिग्री, आपको इसको याद करना पड़ेगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 90 डिग्री, यानी इसका कहने का मतलब है यह हो गया हमारा अर्धवृत्त, आधा वृत्त हो गया, यानी कि हमें यहाँ से इस पर खींचकर इधर मिलाएंगे तो यह कोण कितना होगा, यह भी हो जाएगा 90 डिग्री। यानी कहीं से अगर हम मिलाएंगे एक छोर से यहाँ से भी खींचकर यहाँ तक मिलाते हैं तो भी यह हो जाएगा 90 डिग्री। तो आपको इसको याद करना पड़ेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 90 डिग्री। अर्धवृत्त का कोण होता है 90 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा होती है, यानी एक हमारा वृत्त दिया हुआ है तो यह हो गया हमारा वृत्त, इसका कोई केंद्र भी होगा तो यह इसको मान लेते हैं हम केंद्र। और यहाँ पर दिया हुआ है व्यास, यानी व्यास कौन होता है, केंद्र से जो रेखा गुजरती है, यानी यह रेखा केंद्र से गुजार दे रहे हैं, यह हो गया हमारा व्यास। अब यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों किनारों से, यानी यह एक किनारा है और एक यह किनारा है, दोनों किनार स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा मतलब सिर्फ टच करके जाती है, वैसा रेखा जो सिर्फ टच करके जाती है, यानी यह हो गया हमारा स्पर्श रेखा इस बिंदु पर है। और इस किनारे पर क्या हो गया, यह हो गया हमारा स्पर्श रेखा, एक यह हो गया, ये यहाँ बीच से टच होकर जाएगी, यह हो गया हमारा स्पर्श रेखा। और बताना है कि दोनों स्पर्श रेखा कैसा है, दोनों समांतर है, लंबवत है दोनों, या दोनों
काटने वाली है, ये दोनों रेखा काटेगी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह कभी नहीं काटेगी, यानी यह क्या है, यह दोनों समांतर। यहाँ पे ये उतना दूरी पर है और यहाँ पर भी उतना दूरी पर ही है, यानी यह है समांतर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, समांतर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी हमें बताना है कि परिधि दिया हुआ है वृत्त का, तो उसका त्रिज्या हमें बताना है कि कितना होगा। यानी हमें दिया हुआ है परिधि इज इक्वल टू, परिधि के मान दे दिया है, कितना दिया हुआ है 44 मीटर दिया हुआ है। तो परिधि के नीचे हम परिधि का फॉर्मूला लिखते हैं। तो वृत्त के परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 है तो लिखते हैं 44 से। यहाँ पर मान रखते हैं इम्प्लाइड 2, पाई का मान होता है 22/7 और आर यानी त्रिज्या तो हमें निकालना है, तो आर का आर ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू 44 से। इसको हम कट करते हैं तो यह हो जाएगा 22 से, दूनी 44 से, और यह 2 से एक बार में कट हो जाएगा, 2 एकम 2। इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर बच रहा है आर है, और ये नीचे है 7, इससे गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 7 एकम 7। यानी यह हो गया हमारा त्रिज्या का मान, आर बराबर 7 मीटर। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो चाप के कोण की माप होगी। यहाँ पर दे दिया हुआ है चाप की लंबाई का मान दे दिया हुआ है 10 पाई और एक त्रिज्या भी दे दिया है। तो हम बताना है कि कोण कितना होगा। तो यहाँ पर दे दिया हुआ है चाप पे की लंबाई, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। चाप की लंबाई बराबर दे दिया हुआ है 10 पाई। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री होता है चाप की लंबाई का फॉर्मूला, इज इक्वल टू इधर है 10 पाई, तो यहाँ पर हम 10 पाई लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम मान रखते हैं इम्प्लाइड डेट, यहाँ पर है पाई, पाई के मान नहीं रखेंगे क्योंकि इधर भी पाई है और इधर भी पाई है, तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। इंटू यहाँ पर आर, आर कितना दिया हुआ है 12, तो लिखते हैं 12 गुण थीटा का मान निकालना है कोण का, तो थीटा का थीटा रहने देते हैं, अपॉन है नीचे 180 तो 180 लिख देते हैं, इज इक्वल टू इधर है 10 पाई, तो यहाँ पर हम 10 पाई लिख देते हैं। तो यहाँ पर इस पाई से यह पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमें 12 और 180 काटते हैं, इधर कितना हो जाएगा 6 से काटते हैं, तो यह हो जाएगा 6 दूनी 12 और नीचे हो जाएगा 6 तिरका 18 30 हो जाएगा। फिर इसको काटते हैं, यानी यह हो जाएगा 15 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर बच जाएगा थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू इधर है 15 और इधर बच रहा है 10। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 30 गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 150, एंड थीटा है तो यह हो जाएगा डिग्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा 150। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है 2 6 4 5 0 2 1 3 2, यानी यह एक हमारा संख्या को लिखा हुआ है, बोल रहा है कि बहुलक होगा, यानी इस सभी का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक कौन सा होता है, बहुलक वह संख्या होता है जो अधिक बार आया हो, सबसे अधिक बार जो आया हो वही होता है बहुलक। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे अधिक बार कौन आया है। यहाँ पर देखते हैं 2, तो 2 एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, यानी 2 कितने बार आया है, 2 आया हुआ है 3 बार। इसी तरह आप 6 को देख सकते हैं, 6 आया हुआ है 1 बार, यानी इसमें सबसे अधिक बार आया हुआ है 2। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 इसका बहुलक हो जाएगा, क्योंकि जो अधिक बार आता है वही उसका बहुलक होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है यदि 1 से 3 4 5 का माध्य 5 हो तो x का मान होगा, यानी यह एक हमारा सीरीज दिया हुआ है और इसका माध्य दिया है 5। तो हम बताना है कि x का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि माध्य यहाँ पर हमें दे दिया हुआ है, तो लिख देते हैं माध्य इज इक्वल टू 5। तो माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं, जो भी संख्या दिया हुआ है उसको जोड़ते हैं। संख्या कौन सा दिया हुआ है, एक x दिया हुआ है प्लस एक दिया हुआ है 3 प्लस एक दिया हुआ है 4 प्लस और एक दिया हुआ है 5। यह 5 नहीं दिया हुआ है क्योंकि यह तो माध्य दिया हुआ है, इस 5 को नहीं लिखेंगे क्योंकि यह तो माध्य दिया हुआ है। अपॉन में होता है जितना संख्या हो, एक यह है एक यह है और एक यह है और एक यह, यानी 4 बार है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 5 तो लिखते हैं 5। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इम्प्लाई डेट है ऊपर है x से प्लस इसको जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 5 4
9 3 12, 12 तो एक के साथ नहीं जुड़ेगा, इज इक्वल टू नीचे है 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5 का 20 से। यहाँ पर होगा इम्प्लाई डेट एक्स इज इक्वल टू, इधर है 20 तो लिखते हैं 20 से, और यह जो 12 है इधर प्लस में इधर आएगा तो यह हो जाएगा माइनस में 12। तो एक्स का कितना मान हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 20 में से 12 घटेगा तो यह हो जाएगा 8 है। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 8 है, यानी एक्स का मान 8 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपनी अगली क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के विविधकर का मान है। यानी हमें बताना है कि विविधकर का मान क्या होगा। विविधकर को एक और नाम से जानते हैं विवेचक, विविधकर को ही विवेचक कहा जाता है। विविधकर को हमें ज्ञात करना है, यानी विवेचक को सूचित किया जाता है डी से। तो डी का हमारा सूत्र होता है डी इज इक्वल टू p² माइनस 4ac। इसी का हमें वैल्यू ज्ञात करना है, एंड डी का वैल्यू ज्ञात करना है तो इसमें हमें बी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ए का वैल्यू पुट करना पड़ेगा और सी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो इसमें से हम ए बी और सी का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो एस स्क्वायर के जो पास होता है गुणांक होता है वह होता है ए का वैल्यू, जो एस के गुणांक होता है वह होता है बी का वैल्यू, और जो बिना एक्स वाला होता है वो होता है हमारा सी का वैल्यू, यानी जो बिना चर वाला होता है वो होता है सी का वैल्यू। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर है बी का स्क्वायर, तो बी इसमें हमारा कितना है, बी है यहाँ पर हमारा -5, तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 25, यानी 5 का स्क्वायर 25 और माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यानी 25 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है माइनस तो माइनस लिखेंगे, उसके बाद 4 तो 4 लिखेंगे, उसके बाद है ए और सी। ए कितना इसमें हमारा ए है 3 तो लिख देंगे हम 3 इंटू, और सी इसमें हमारा है 2 तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 25 से माइनस से इसको गुना करेंगे, यानी 4 3 12, 12 दूनी 24 से यह हो गया 24, और इसको माइनस करेंगे डी इज इक्वल टू, यह हो जाएगा डी इज इक्वल टू 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 1, यानी विविधकर या विवेचक का मान आ गया हमें 1। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1। आपको विवेचक भी पूछा होता तो आपको इसी तरह निकालना पड़ता, क्योंकि विवेचक और विविधकर दोनों एक ही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपनी अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है AP 10 6 2 -2 और -6। यह हमारा AP दिया हुआ है और इसका बोल रहा है का सार्वअंतर होगा, यानी हमें सार्वअंतर ज्ञात करना है। सार्वअंतर को हम लोग लिखते हैं डी, तो डी हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो सार्वअंतर ज्ञात करने का सूत्र होता है A2 -A1। आप दूसरा भी सूत्र लिख सकते हैं। कैसे दूसरा सूत्र लिख सकते हैं, यहाँ पर आप A3 लिख दीजिएगा तो इससे कम एक यहाँ पर लिख दीजिए, यानी A2 भी लिख सकते हैं। इससे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। आप इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं A3 माइनस इससे एक कम A2, इससे भी ज्ञात कर सकते हैं, या आप इससे भी ज्ञात कर सकते हैं A4 माइनस और A4 से एक कम यानी A3। ये जो हमारा है वह पद है, यानी यहाँ पर तीसरा लिखा हुआ है तो तीसरा पद है, यहाँ पर दूसरा लिखा हुआ है तो ये दूसरा पद है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर है A2 यानी दूसरा पद। दूसरा पद यह है हमारा पहला पद है, जो 2 नंबर पर है वह है दूसरा पद, जो 3 नंबर पर है वह है तीसरा पद। तो दूसरा पद इसमें हमारा कितना, इसमें है हमारा 6 तो लिख देंगे 6। उसके बाद है माइनस तो लिख देंगे माइनस से, और यहाँ पर है A1 मतलब पहला पद, 1 मतलब पहला पद, पहला पद है इसमें हमारा 10 तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10। जब हम इसको माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा -4। डी का वैल्यू हो गया -4, यानी सार्वअंतर का वैल्यू हो गया -4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी -4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि AP का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सार्वअंतर होगा। यहाँ पर भी हमें D का वैल्यू ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर AP का सीरीज नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है सामान्य पद। सामान्य पद को कैसे लिखते हैं, AN को कहते हैं सामान्य पद। AN इज इक्वल टू दिया हुआ है 3n और +5 है। तो हमें D निकालने के लिए क्या चाहिए, D को निकालने के लिए हमें चाहिए A2 और -A1 चाहिए, यानी A के बेस में क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो यहाँ पर हम n का वैल्यू पहले 2 रख कर निकालते हैं। A2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3, n जब हमने यहाँ पर 2 रखा है तो लिख देंगे 2 और +5। इसको ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 को जोड़ेंगे तो ये होगा 11, एंड A2 हो गया हमारा 11। उसके बाद हमें A1 को ज्ञात करना है, तो A1 ज्ञात करते हैं A1, यानी n के जगह हमें कितना रखना है, 1 रखना है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 + 5 है, तो इसको ज्ञात करेंगे तो यानी 3 1 जो 3 हो जाएगा, और 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8।
यानी A1 का वैल्यू हो गया 8 और A2 का वैल्यू हो गया 11। यहाँ पर रखते हैं हम A2 की जगह पर 11, माइनस है तो माइनस है, और A1 की जगह पर लिखते हैं 8। इसको जब हम माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपनी अगली क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है एपी या एपी का सीरीज दिया हुआ है का 30वां पद, यानी 30वां पद क्या होगा? 30वां पद बोला है यानी हमें ए 30 निकालना है, यानी यह कितना होगा? तो इसका हमारा सूत्र हम जानते हैं होता है ए प्लस है, यहाँ पर है 30, इससे एक कम लिख देते हैं यानी 29 है, उसके साथ हम डी लगा देते हैं, यही हो जाता है हमारा सूत्र। अगर यहाँ पर 15वां पद कहा होता तो लिख देते ए प्लस 15 से एक कम 14 डी, यानी जितना यहाँ पर रहता है उससे एक कम डी के साथ लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं मान, यहाँ पर ए का वैल्यू, ए कौन होता है? ए होता है हमारा पहला पद। पहला पद कौन है इसमें? जो पहले आया है वह पहला पद, यानी यहाँ पर है 10, तो लिख देंगे 10 से, यहाँ पर है प्लस तो प्लस है, उसके बाद है 29 तो लिख देंगे 29 से, बीच में छिपा हुआ है गुना, और यहाँ पर लिखा हुआ है डी। तो डी क्या होता है? डी होता है हमारा सार्वअंतर। सार्वअंतर कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1, A2 यानी दूसरा पद है माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है इसमें? 7 है, तो लिख देंगे 7 है, माइनस A1 मतलब पहला पद यानी 10। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -3, यानी यहाँ पर हम डी के जवाब लिख देंगे -3। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे प्लस से, यह दोनों गुना में है तो गुना करेंगे तो कितना आएगा? 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 है, और चिन्ह गुना करेंगे तो यह है प्लस में और यह है माइनस में, प्लस माइनस माइनस। जब इसको माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा -77, यानी 30वां पद हो गया कितना? -77। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपनी अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज के भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, यानी कि दो त्रिभुज दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, उसके भुजाओं का अनुपात दे दिया है। तो पूछ रहा है इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है, उस दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है क्या होता है। तो हमने 6 चैप्टर में एक पढ़ में पढ़ा हुआ था कि किसी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है उसके भुजाओं के वर्गों के अनुपात होता है। तो मान लेते हैं एक हमारा त्रिभुज दिया हुआ ए बी सी, और एक हम त्रिभुज मान लेते हैं, दूसरा त्रिभुज मान लेते हैं हम डी ई एफ है, और इसका अनुपात निकालना है, क्षेत्रफलों का अनुपात। यहाँ पर हम लेते हैं एरिया, एरिया ऑफ ए बी सी, और यहाँ पर लेते हैं एरिया ऑफ डी ई एफ है। तो यह हमारा प्रमेय कहता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यह हो गया अनुपात उसके भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है। तो इसमें भुजा ले लेते हैं, इसमें भुजा ले लेते हैं ए बी, और इसमें हम भुजा ले लेते हैं डी ई। इसके क्या हो जाएगा? इसके वर्गों का अनुपात होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर जो 4:9 दिया हुआ है वह भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, यानी पहले त्रिभुज का भुजा अपॉन दूसरे त्रिभुज का भुजा। तो पहले त्रिभुज का भुजा कितना है? 4 है, अपॉन दूसरे त्रिभुज का भुजा कितना है? 9। तो यहाँ पर हम देंगे 9 है, और यहाँ पर स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे यानी 16 अपॉन कितना हो जाएगा? 9 9 81, यह कितना हो गया? 16/81, यानी 16:81। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 16:81। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी समरूप है, यानी यह दो त्रिभुज समरूप दिया हुआ है, और बी सी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और डी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और साथ ही क्षेत्रफल ए बी सी का दे दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें निकालना है त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर दो त्रिभुज समरूप दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। इसके पीछे हम लोग एक प्रमेय देखे हुए थे, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है। तो उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना प्रमेय को लिख लिया। यहाँ पर हमने लिखा है बी सी अपॉन डी का स्क्वायर। आप यहाँ पर ए बी या बी डी भी लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको नहीं लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर बी सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर बी सी अपॉन डी लिखा है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं कि यह लिखे एरिया ए बी सी, यानी एरिया यानी क्षेत्रफल दिया हुआ है ए बी सी का कितना दिया हुआ है? 64 दिया हुआ है। तो यहाँ पर मिलते हैं 64 अपॉन और नीचे है एरिया बी डी ई। तो इसका तो निकालना है तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, एरिया ऑफ बी डी और ई इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ है बी सी और अपॉन डी, यानी बी सी का भी स्क्वायर है। तो बी सी कितना है हमारा? बी सी है 4, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 16 अपॉन
और यह जो स्क्वायर दिया हुआ है वह डी पर भी स्क्वायर दिया हुआ है। तो डी कितना दिया हुआ है, यहाँ पर डी दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 50, 25 से। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं 16 से, यानी एरिया ऑफ ए बी डी ई गुना 16 बराबर हो जाएगा कितना। फिर इस 25 को 64 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 64 है गुने 25 से। और यह जो 16 दिया हुआ है वह हमारा गुना में है, और इस तरफ आएगा तो यह हो जाएगा डिवाइड में, यानी इस 16 से यह 64 कर जाएगा 4 बार में। उसके बाद एरिया ऑफ ए बी डी कितना बच जाएगा, एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू, यह हो गया 25 से और गुने बचा है 4, यानी 25 का कितना हो जाएगा 100। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 100। यहाँ पर स्क्वायर रहेगा क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है। पाद यानी चतुर्थांश को ही पाद बोल सकते हैं, यानी बताना है कि -4,3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो हम जानते हैं कि यह हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, और यहाँ पर आता है पहला, यानी इसमें होता है प्लस है और प्लस है, और इसमें आता है माइनस प्लस है, और इसमें दोनों में माइनस आता है, और यहाँ पर आता है प्लस है माइनस है। तो यह होगा हमारा पहला चतुर्थांश है, यह होता है दूसरा होता है, यह होता है तीसरा, और यह होता है चौथा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर है एक से पहले किस चीज़ में, पहले यहाँ पर है माइनस है, तो यहाँ पर है माइनस है, और यह 3 कंची में, यह है प्लस में। ये माइनस प्लस किस में आता है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं माइनस प्लस 2 में आता है। तो यह किस पाद में स्थित है, तो यह है द्वितीय पाद में। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय पाद में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। बिंदु -3,4 की दूरी मूल बिंदु से है, यानी हमें बताना है कि इस बिंदु का दूरी मूल बिंदु से क्या है। तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र हमारा क्या होता है, इज इक्वल टू मूल बिंदु से होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सिर्फ वैल्यू रखते हैं रूट अंडर है, यहाँ पर है एक्स का स्क्वायर। एक्स कौन होता है, पहले वाला होता है एक्स और दूसरे वाला होता है वाई। तो यहाँ पर एक्स कितना है -3, यानी -3 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 9। -9 नहीं होगा क्योंकि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और माइनस का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाता है प्लस में। यह हो गया 9 प्लस है, यहाँ पर है वाई का स्क्वायर, तो वाई कितना है 4 है, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इसको हम ऐड करेंगे तो रूट का रूट है, यहाँ पर हो जाएगा 25। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, यह होता है 5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 5 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपनी अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, यानी बताना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि मूल बिंदु क्या होता है। यह हो गया हमारा वाई अक्ष है, यह हो गया हमारा एक्स अक्ष, यानी इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। तो यहाँ पर एक्स का भी 0 है और वाई का भी निर्देशांक 0 है, यानी यह हो गया 0,0। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी होगी, यानी हमें बताना है कि वाई अक्ष से बिंदु यह जो दिया हुआ है उसकी दूरी कितना होगी। तो यहाँ पर पूछा है वाई अक्ष, तो वाई अक्ष से दूरी क्या होता है, एक्स का बिंदु होता है। वाई अक्ष से दूरी एक्स का बिंदु होता है, और एक्स अक्ष से दूरी क्या होता है, वाई का बिंदु होता है। तो यहाँ पर पूछा है वाई अक्ष से दूरी, तो यह कौन हो जाएगा, एक्स का बिंदु हो जाएगा। तो एक्स का बिंदु कितना है, यह होता है पहला होता है एक्स वाला और दूसरा होता है वाई वाला। तो एक्स वाला कितना है, यहाँ पर है 3। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 3। अगर यहाँ पर पूछा होता एक्स अक्ष से तो कौन हो जाता, एक्स अक्ष से पूछा होता तो वाई वाला हो जाता, तो वाई होता 5। लेकिन यहाँ पर पूछा है वाई अक्ष से, इसलिए हमारा एक्स वाला निर्देशांक हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है बिंदु, यह हमारा बिंदु दिया हुआ है इतना और इतना के बीच की दूरी होगी। तो हम जानते हैं कि जो मूल बिंदु से दूरी होता है वह होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी नहीं पूछा है, यह बिंदु और बिंदु के बीच का दूरी पूछा है, यानी एक और बिंदु दिया हुआ है और एक दूसरा बिंदु दिया हुआ है, उसके बीच का दूरी पूछा है। इसका सूत्र क्या होता है, दूरी इज इक्वल टू
रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर है। और यहाँ पर आप x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर होता है तो दोनों बात बराबर हुआ। प्लस यहाँ पर होता है y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी y2 माइनस y1 लिख सकते हैं आप, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। यह हो गया हमारा दूरी का सूत्र इज इक्वल टू रूट अंडर, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है x1 माइनस x2, x1 यह हो गया x1 का वैल्यू -1 और x2 हो गया -5 है। पहला होता है x वाला, तो x1 कितना है -1 है और यहाँ पर है x2 कितना है -5 है। इसका -5 पे और इस फॉर्मूले का -5 भी, तो यह हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर है प्लस यहाँ पर y1, तो y1 कितना है हमारा 3 है, तो लिख देते हैं 3 माइनस यहाँ पर y2 कितना है हमारा 7 है, तो लिख देते हैं 7 है। यहाँ पर स्क्वायर तो लिख देते हैं स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं रूट अंडर, यहाँ पर है -1 है और 5 है प्लस में, यानी इन दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4 है और 4 का यहाँ पर है स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 16 प्लस उसी तरह यहाँ पर 3 माइनस 7, इसको माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 4, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 16। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा रूट अंडर 32 से, तो रूट के अंदर जो आता है उसका हम वर्गमूल निकालते हैं, तो वर्गमूल हमें 32 का तो मालूम नहीं है, तो इसको आप लोग क्या करिएगा, इसको आप लोग एलसीएम निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पर हम 32 का एलसीएम निकालते हैं, रूट के अंदर है तो रूट के अंदर लिख देते हैं पहले और एलसीएम निकालते हैं। 32 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 32 का ये हो गया हमारा एलसीएम। और जो एलसीएम निकालने के बाद हम दो का जोड़ निकाल लेते हैं, यहाँ पर 2 का जोड़ लग गया और यहाँ पर भी 2 का जोड़ लग गया और रूट के अंदर यह जोड़ नहीं लग रहा है, यानी रूट का अंदर बच जाएगा 2 और यहाँ से एक यह 2 निकल जाएगा बाहर और एक यह 2 निकल जाएगा बाहर, यानी 2 दूनी कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन इसका कट हो जाएगा 4 रूट 2, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा 4 रूट 2। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है 3/2, यह एक सीरीज दिया हुआ है और हमें बताना है कि पदांतर मतलब इन दोनों के बीच की अंतर कितना है। पदांतर को आप लोग सारवंतर भी कह सकते हैं, तो सारवंतर को लिखते हैं डी। तो सारवंतर कैसे निकालते हैं, यानी दूसरे पद में से पहले पद को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो वैसे हम लोग सारवंतर निकाल लेते हैं। तो इसमें हमारा दूसरा पद कौन है, पहला होता है पहला पद, दूसरा होता है दूसरा पद, तीसरा होता है तीसरा पद। तो यहाँ पर हमें लिखना है दूसरा पद कितना है 1/2, तो लिख देते हैं 1/2, फॉर्मूला में है माइनस तो लिखते हैं माइनस, यहाँ पर a1 यानी a1 मतलब पहला पद कितना है 3/2, तो लिखते हैं 3/2। तो यहाँ पर हमें भिन्न का घटाव बनाएंगे, यानी 2 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2। उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 3, तो इसको माइनस करेंगे तो यानी 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा -2/2, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा -1, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी -1। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा -1। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है के किस मान के लिए x-1 है बहुपद, यह जो बहुपद दिया हुआ है का गुणनखंड है, यानी यह जो x-1 है वह इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड दिया हुआ है। तो हम बताना है कि के का वैल्यू क्या होगा, यानी x-1 है जो इसका गुणनखंड दिया हुआ है, तो गुणनखंड से हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, शून्य निकाल लेते हैं इज इक्वल टू 0। तो यह क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। इस गुणनखंड से हमने एक शून्य निकाल लिया, x इज इक्वल टू 1, और उसके बाद हम इसको इसमें पुट कर देते हैं, यानी यह हमारा px दिया हुआ है x² माइनस 12x प्लस के, और यहाँ पर x बराबर 1 लिखेंगे तो यह पूरा हो जाएगा 0 के बराबर, क्योंकि शून्य है तो 0 आएगा ही। तो यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर x का स्क्वायर, x कितना है 1 का स्क्वायर, यहाँ पर हमने 1 निकाला है, माइनस है 12x यानी 12 गुने 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12 और प्लस के इज इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा -11 प्लस के इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर हम 11 को इक्वल उस पर भेजेंगे तो यह हो जाएगा के इज इक्वल टू 11 प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यह है माइनस में, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 11। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन परिमेय संख्या है, यानी इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है। तो आइए हम सबसे पहले परिमेय संख्या समझते हैं किसे कहते हैं।
यानी वैसी संख्या जिसको p बट्टा q के रूप में लिखा जा सके उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। तो आइए हम इसमें ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है पाई, पाई तो है अपरिमेय संख्या, और यहाँ पर दिया हुआ है √7, यानी परिमेय संख्या रूट के अंदर कभी नहीं आता है, जो रूट के अंदर आता है वह हो जाता है अपरिमेय संख्या। और यहाँ पर दिया हुआ है सी में दिया हुआ है 2 + √3, यानी इसमें भी रूट है तो यह भी हो गया अपरिमेय संख्या, यानी पाई भी अपरिमेय संख्या, √7 भी अपरिमेय संख्या और 2 + √3 भी अपरिमेय संख्या। अब ऑप्शन डी को देखते हैं, यहाँ पर है √25, तो इसको भी आप लोग कहिएगा अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसमें रूट है, लेकिन नहीं, यह अपरिमेय संख्या नहीं है, यह है परिमेय संख्या, क्योंकि हमें मालूम है कि 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी इसमें रूट नहीं बच रहा है, यानी हम 5 को p बट्टा q यानी 5 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, यानी यह हो गया p बट्टा q के रूप में, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी √25। इसमें परिमेय संख्या √25 है, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा है, यानी 2 या 2 से 2 लेंगे या 2 से अधिक अभाज्य संख्या लेंगे और उसका मौसा निकालेंगे तो क्या आएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो अपने से कटे और एक से कटे, वैसे संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं अभाज्य संख्या कौन कौन है। तो एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, यह भाज्य संख्या भी नहीं है और यह अभाज्य संख्या भी नहीं है। तो आइए हम 2 को देखते हैं। 2 हमारा अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 जो कटेगा वह 1 से कटेगा और 2 से भी अपने से भी कट जाएगा। उसके बाद 3 भी है अभाज्य संख्या क्योंकि 3 जो है वह 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। इसमें हमारा 4 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 4 अभाज्य संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि 4 वह जो है वह 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, यानी वैसी संख्या जिसका गुना सिर्फ 2 ही हो वही होता है हमारा अभाज्य संख्या, यानी यह हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। तो यानी हमें अभाज्य संख्या का मौसा बताना है कितना होता है, तो हम 2 अभाज्य संख्या 2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं, इसका हम मौसा निकालते हैं। सबसे पहले हम 2 का एलसीएम निकालते हैं, यानी 2 का एलसीएम हो जाएगा 2 × 1 = 2। उसके बाद हम 3 का एलसीएम निकालते हैं, 3 का एलसीएम हो जाएगा 3 × 1 = 3। उसके बाद 2 का जब हम एलसीएम निकाले तो हमें मिला 2 × 1 और 3 का जब हम एलसीएम निकाले तो हमको मिला 3 × 1, यानी यहाँ पर जोड़ा लग जा रहा है, एक का जोड़ा लग जा रहा है, यानी जो जोड़ा लगता है वही होता है हमारा HCF। यानी HCF कितना हो गया, अभाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्या का HCF हो गया 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1। 2 अभाज्य या 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा यानी HCF होता है 1। मौसों को हम लोग HCF कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं 100 और 190 के मौसा एवं लसों का गुणनफल है, यानी हमें 2 संख्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है और 190 दिया हुआ है, उसके मौसा यानी मौसों कहते हैं HCF है और लसों एवं लसों कहते हैं LCM का गुणनफल, यानी लसों और मौसों को गुना करने पर हमें कितना मिलेगा वही हमें बताना है। तो हम एक सूत्र जानते हैं कि मौसों गुण्य लसों बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो हम जानते हैं कि हमारा सूत्र होता है मौसों गुण्य लसों बराबर है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर है पहली संख्या, यानी यह हमारा हो गया पहला संख्या दिया हुआ है 100। उसके बाद यहाँ पर गुना तो लिख देंगे गुना, और यहाँ पर दिया हुआ है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या दिया हुआ है हमारा 190। इन दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 19 पर 3 × 0, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। इधर हम मौसों और लसों का वैल्यू नहीं रखेंगे, इसमें दिया भी नहीं है, और हमें ज्ञात भी यही करना है कि मौसों और लसों को गुना करने पर कितना आएगा। तो मौसों और लसों को गुना करने पर कितना आएगा 19 पर 3 × 0, तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा 19 पर 3 × 0। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है LCM है 26 91, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, यानी यह 2 संख्या दिया हुआ है 26 और 91 का LCM दिया हुआ है 182, यानी LCM 26 और 91 का LCM दिया हुआ है 182, यानी ये 26 और 91 जो दिया हुआ है वह है 2 संख्या क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है। तो हमें बताना है कि HCF है 26 और 91, यानी यह दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा। यानी यह 26 से पहली संख्या है और 91 जो दिया हुआ है हमारा दूसरी संख्या है, और इसका LCM दे दिया है 182 दे दिया है।
तो हमें बताना है कि इसका HCF क्या होगा। तो हम जानते हैं कि हमारा सूत्र होता है LCM गुने HCF, यानी लॉसव गुने मौसव बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो हम सबसे पहले अपना सूत्र लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना सूत्र लिख लिया, मौसव गुने लॉसव बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब यहाँ पर हमें मान रखते हैं, यानी मौसव को कहते हैं हम लोग HCF, यानी HCF का हमें मान ज्ञात करना है। तो मौसव का मौसव हम रहने देते हैं क्योंकि इसका हमें मान ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पर एक गुना तो लिख देंगे गुना, और उसके बाद होता है लॉसव। तो लॉसव कितना दिया हुआ है, इसका 182 दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख देंगे 182 इज इक्वल टू, यहाँ पर पहली संख्या, यानी पहली संख्या इसमें कौन है, यहाँ पर एक 26 दिया हुआ है और एक 91 दिया हुआ है। तो एक को हम मान लेंगे पहली संख्या, यानी 26 को मान लेते हैं पहली संख्या। उसके बाद एक गुना तो लिख देंगे गुना, और दूसरी संख्या कितना है इसमें 91, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 91। तो हमें मौसव निकालना है, तो मौसव को हम इस तरफ रखते हैं, इक्वल की इस तरफ है, यानी मौसव इज इक्वल टू हो जाएगा 26 से गुने 91, और यहाँ पर जो देख रहे हैं 182 है वह बराबर के इस बार है गुना में, तो इधर आएगा बराबर के उस बार आएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइड में, यानी बाटा के नीचे चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 182। तो इसको हम अगर कट करते हैं, यानी 91 से 182 दो बार में कट हो जाएगा, और 2 से 26 हो जाएगा 13 बार में कट, यानी मौसव का वैल्यू हो गया मौसव इज इक्वल टू 13 आ गया। यही हो गया हमारा आंसर। इसका करेक्ट ऑप्शन ही हो जाएगा 13। इसका करेक्ट ऑप्शन ही हो जाएगा 13। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, यानी हमें बताना है कि द्विघात बहुपद के शून्य कितना है। तो बहुपद के जो शून्यक होता है उसके घात के बराबर होता है, यानी जितना उसका घात होगा उतना ही उसका शून्यक होगा। यहाँ पर हमें पूछ रहा है द्विघात बहुपद के बारे में। तो द्विघात बहुपद के कितना घात है अधिकतम में, द्वि मतलब 2, यानी कितना घात है इसका, द्विघात का अधिकतम घात 2 है, यानी बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, बहुपदों के शून्यकों की संख्या भी 2 ही हो जाएगी, क्योंकि बहुपद के घात के बराबर ही उसकी शून्यकों की संख्या होती है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा 2। अगर यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा होता त्रिघात तो उसका कितना हो जाता शून्यक, उसका कोई शून्यक हो जाता 3, क्योंकि उसका घात 3 होता है। लेकिन यहाँ पर हमें द्विघात दिया हुआ है इसलिए इसका घात 2 है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा 2। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x के शून्यक है, यानी इसका हमें शून्यक ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 के, इसका हमें शून्यक ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम 6 को ऐसे तोड़ेंगे कि हमें जोड़ने पर 6 के पहले क्या है प्लस है, यानी जोड़ने पर हमें 5 मिल जाए, ऐसी संख्या में तोड़ेंगे कि उसको गुना करने में 6 मिल जाए, यानी हमें लाना है गुना करने पर 6। तो 6 लाना है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 6 किसके किसके पहाड़ा में आता है। तो 6 आएगा पहाड़ा में, 1 के पहाड़ा में आएगा 6 बार में, और 2 के पहाड़ा में आएगा 3 बार में, यानी 6 के पहले साइन है प्लस का साइन है, यानी हमें जोड़ने पर लाना है कितना 5 लेकर आना है। तो इस दोनों में से कौन सा कॉम्बिनेशन सही हो जाएगा, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7, यानी यह हमारा सही नहीं है, यानी हमारा कॉम्बिनेशन यह सही हो जाएगा 2 गुने 3। और हमें लेकर आना है 5 लेकर आना है, लेकिन किस चीज़ में लेकर आना है, माइनस में लेकर आना है, इसलिए हम लोग दोनों पर माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x, और यहाँ पर हमारा प्लस 6, तो हम लिख देंगे प्लस 6। उसके बाद हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा x, क्योंकि इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो ये x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर x 2 बार है, स्क्वायर है तो 2 बार है, तो यहाँ पर एक x बच जाएगा, और यहाँ से हमने x को कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है -2, इसे यहाँ तो कॉमन हमने ले लिया। फिर अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ पर जो साइन होता है वही साइन कॉमन आ जाता है, यहाँ पर है माइनस का साइन, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन, और इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों में तो x है ही नहीं, x तो कॉमन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 3 और 6 जो है वह 3 से कट जा रहा है, तो इसलिए 3 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बच जा रहा है, 1 से 1 ले लेंगे, और यहाँ पर हमने माइनस साइन निकाला है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस में हो तो ये हो जाएगा माइनस में, और 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, क्या इतना हो जाएगा, यह हो जाएगा 2, यानी हमारा गुणनखंड हो गया पहले x -2, और हो गया हमारा गुणनखंड 1 से -3। तो इसको हम शून्य निकालेंगे, यानी इसको हम अगर हम 0 के बराबर करते हैं तो इसको आ जाएगा
एक से -2 बराबर 0, तो यह हो जाएगा x बराबर 2, यानी x शून्य हो गया हमारा 2। उसी तरह अगर हम इसको 0 के बराबर करते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 3 उस पर आ जाएगा, तो इसका भी हो जाएगा 3, यानी इस द्विघात बहुपद शून्य हो गया 2 और 3। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 और 3। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, यानी हमें बताना है कि इनमें से इन चारों में से कौन है जो बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बहुपद कौन होता है। बहुपद वह होता है जिसके चर का पावर सिर्फ हमेशा पूर्ण संख्या हो। यानी चर इसमें कौन है, इसमें चर x है, यानी चर का पावर सिर्फ क्या हो, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कौन कौन होता है, 0 से स्टार्ट होता है और प्लस की तरफ जाता है, 0 1 2 ऐसे ही प्लस में चला जाता है। यह बाटा में नहीं होता है पूर्ण संख्या और न ही माइनस में होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में -2 है, तो इसमें आप लोग कहिएगा चर नहीं है, नहीं इसमें भी चर है, क्योंकि इसमें x का पावर कितना है, x का पावर 0 है, यानी किसी के पावर 0 का मान होता है 1, यानी इसमें भी x है, यानी इसमें चर क्या है, इसमें चर है x है और चर का पावर कितना है इसमें 0, यानी ये पूर्ण संख्या है, तो यह है बहुपद हमारा है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन बी में, यहाँ पर है x के पावर 3, यानी चर का पावर कितना है, इसमें है 3, इसमें भी 3 आ जाता है पूर्ण संख्या में, यानी यह भी हमारा बहुपद है। और यहाँ पर ऑप्शन सी में हम देख रहे हैं कि x का पावर है 1/2, इसमें हमारा चर क्या है, इसमें हमारा चर है x है और इसका पावर आ गया है बाटा में, तो बाटा वाला तो हमारा पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए यह हमारा बहुपद नहीं होगा। तो इसमें नहीं के लिए बताना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी सभी तीनों बहुपद है, यह एक बहुपद नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योगफल होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो बहुपद दिया हुआ है यह द्विघात बहुपद है, क्योंकि x का अधिकतम पावर यहाँ पर 2 है, इसलिए यह कौन सा बहुपद है, यह है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जितना घात होता है उतना उसका शून्यक होता है, यानी यह द्विघात बहुपद, इसलिए इसका 2 शून्यक हो जाएगा। तो हम द्विघात बहुपद 2 शून्यक लिखते हैं, एक को लिखते हैं मानते हैं हम अल्फा और एक को मानते हैं बीटा। और यहाँ पर हमें मूलों का योगफल, शून्यक को ही हम लोग मूल कह सकते हैं, इन मूलों का योगफल यानी दोनों शून्यकों को हमें क्या करना है, योगफल मतलब जोड़ना है, यानी यह हो गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का हम सूत्र जानते हैं क्या होता है, -b/a इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर है माइनस तो लिख देंगे माइनस और b का वैल्यू रखेंगे, तो a स्क्वायर वाला जो होता है वह होता है a और x वाला होता है वह होता है b का वैल्यू और बिना x वाला होता है वह होता है हमारा c का वैल्यू। तो ये फॉर्मूला का माइनस हमने लिख दिया। और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू होता है x का गुणा, x का गुणा कितना है -4 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -4, 2 साइन एक साथ आया तो इसको हम ब्रैकेट में घेर देते हैं अपॉन और नीचे है a का वैल्यू कौन होता है, a होता है x स्क्वायर वाला। तो x स्क्वायर के पहले आप लोग कहिएगा कुछ भी नहीं है, नहीं इसके पहले 1 छिपा हुआ रहता है, नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको हम देखेंगे तो यह हो जाएगा माइनस माइनस +4 हो जाएगा और नीचे 1 का वैल्यू तो रहता ही नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 4। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा 4। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग में इतना तथा इतना का मतलब हम बताना है कि 2 समीकरण दिया हुआ है, यह दिया हुआ है x + 2y = 5 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x + 12y = 10। इसको हम लोग मान लेते हैं पहला समीकरण है और इसको मान लेते हैं हम लोग दूसरा समीकरण। ये 2 समीकरण दिया हुआ है और हम बताना है कि इन दोनों समीकरण का हल है, एक हल होगा या कोई भी हल नहीं होगा या अधिक हल होगा, यही हमें बताना है कि समीकरण का कितना हल होगा। तो हम सबसे पहले इसको हम जांच कर लेते हैं। तो अब हम इस दोनों समीकरणों से हम a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ज्ञात करते हैं, क्योंकि हल को जांच करने के लिए यही हमारा कंडीशन होता है कि हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं a1/a2 b1/b2 और c1/c2, तो उसके बाद हम उसके हिसाब से बताते हैं कि कितना हल होगा। तो हम सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं a1/a2, यानी a1 यहाँ पर लिखा हुआ है a1, यानी हम पहले समीकरण में देखेंगे। पहले समीकरण में a का वैल्यू यह हो जाएगा, a का वैल्यू y वाला हो जाएगा b का वैल्यू और बिना x y वाला हो जाएगा c का वैल्यू। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a1 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर है x तो नहीं लिखेंगे, इसके गुणांक लिखा जाता है।
एक से पहले क्या छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ है, यानी A1 का वैल्यू हो गया एक अपॉन, अब यहाँ पर है A2 टू मतलब दूसरे समीकरण में देखेंगे तो दूसरे समीकरण में यह हो गया हमारा A का वैल्यू, y वाला हो जाता है B का वैल्यू, और बिना x y वाला हो जाता है C का वैल्यू। तो यहाँ पर हमें A2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो हम दूसरे समीकरण में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर है 2, A2 कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 3, तो लिख देंगे 3, यानी A1 बटा A2 तो निकाल लिया हमने 1/3। उसी तरह अब हम B1 बटा B2 ज्ञात करते हैं, तो B का वैल्यू कौन होता है, y वाला होता है हमारा B का वैल्यू, यहाँ पर लिखा हुआ है 1, यानी हम पहले समीकरण में देखेंगे, पहले समीकरण में B का वैल्यू कितना है, यहाँ पर है B का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 अपॉन, यहाँ पर है B2 यानी 2 लिखा हुआ है, यानी हम दूसरे समीकरण में देखेंगे, दूसरे समीकरण में B का वैल्यू कितना है, y वाला होता है B का वैल्यू, यानी यहाँ पर है 12, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12, इसको हम कट करेंगे, यानी 2 एकम 2 हो जाएगा, यह हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी 1/6। तो हमें आगे C1 बटा C2 निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 क्या है, बराबर नहीं है, आगे निकालने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यह दोनों बराबर होता तो हम आगे निकालते, जब A1 बटा A2 नॉट इक्वल हो B1 बटा B2 का, तो उसका कितना हल होता है, उसका हल होता है एक हल होता है, जब नॉट इक्वल आ जाएगा तो एक हल होगा और रेखाएं होगी प्रतिच्छेदी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए एकल हल यानी एक हल, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा एकल हल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण निकाय कहलाता है। यानी दो समीकरणों का हल अनगिनत हो, अनगिनत कब आता है, जब दोनों रेखाएं संपाती आती है तभी जाके उसका अनगिनत हल होता है। तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं आश्रित। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, आश्रित। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, के किस मान के लिए निम्न समीकरण एवं का अनंत हल होंगे। यानी यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है, यह है हमारा पहला समीकरण है और यहाँ पर है दूसरा समीकरण, यह है हमारा दूसरा समीकरण है। इसमें हमें के का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अनंत हल यानी अनेक हल, अनेक हल कब होते हैं, जब रेखाएं क्या होती है, संपाती होती है, तो हमारा होता है अनेक हल। तो संपाती आने का कंडीशन हमें मालूम है, उसमें क्या होता है A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 के, और संपाती में बराबर नहीं होता है C1 बटा C2 के। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखते हैं, इम्प्लाइड एट, यहाँ पर है A1 मतलब यहाँ पर जो इसके इसमें लिखा होगा उसी समीकरण में जाएंगे, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है A1 मतलब हमें पहला समीकरण में A1 का वैल्यू लिखना है। इसमें पहला समीकरण यह है, इसमें हमारा x वाला हो जाता है a का वैल्यू, y वाला हो जाता है b का वैल्यू, और बिना x y वाला हो जाता है c का वैल्यू। यहाँ पर है A1 यानी पहले समीकरण में a का वैल्यू कितना है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो लिख देंगे 2 अपॉन, अब है A2 में यहाँ पर लिखा हुआ है 2, इसका मतलब हुआ कि हम लोग इसके दूसरे समीकरण में जाएंगे। तो दूसरे समीकरण में a का वैल्यू हो जाता है, x वाला a का वैल्यू होता है, y वाला हो जाता है b का वैल्यू, और बिना x y वाला हो जाता है c का वैल्यू। A2 को वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 इज इक्वल टू, अब हम निकालेंगे B1 बट्टा B2, तो B1 यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यानी हम पहले समीकरण में B का वैल्यू लिखना है। तो B का वैल्यू होता है y वाला, तो B कितना दिया हुआ है, यहाँ पर y के गुणांक दिया हुआ है 3, तो लिख देंगे हम 3 अपॉन, और B2 यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी दूसरे समीकरण में जाएंगे और B का वैल्यू लिखेंगे। तो दूसरा समीकरण ये हमारा यह है, इसमें B का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है k, तो यहाँ पर हम लिख देंगे k। तो आगे हमें C1 बटा C2 निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें k का वैल्यू ज्ञात करना था, तो k यहाँ पर हमें i मिल ही गया। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को गुना करेंगे k से, तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू, और इसको गुना करेंगे इससे, यानी ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, तो इसको 2 से 12 कट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 12 में कट हो जाएगा, यानी k बराबर हो गया 6 से। यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा k का 6, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 6 से। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, समीकरण युग्म में x + 2y + 3 और 3x + 6y + 9 कैसा है। यानी हम बताना है कि विरोधी है, अविरोधी है, आश्रित है, इनमें कोई नहीं। तो इसको हम लोग चेक करने के लिए हम सबसे पहले A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 ज्ञात करते हैं। यानी A1 अपॉन A2 पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं।
A1 है, यानी यह हो गया हमारा पहला समीकरण है और यह हो गया हमारा दूसरा समीकरण। यहाँ पर लिखा हुआ है A1, यानी A1 मतलब पहले समीकरण में जाएंगे, 1 लिखा हुआ है इसलिए हम पहले समीकरण में जाएंगे और वहाँ पर A का वैल्यू लिखेंगे। A कौन होता है, हमारा x वाला होता है, A का वैल्यू होता है, और y वाला होता है B का वैल्यू होता है, बिना x y वाला होता है C का वैल्यू। A1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पर A1 की जगह पर x है, लेकिन यहाँ पर कहेंगे आप लोग कुछ भी नहीं है, नहीं यहाँ पर भी दिया हुआ है, क्योंकि x का गुणांक 1 माना जाता है। जब कुछ भी नहीं होता है चर के पहले तो उसका गुणांक 1 होता है। A1 का वैल्यू हो गया 1 है अपॉन है, और यहाँ पर A2 मतलब दूसरे समीकरण जाएंगे वहाँ पर A का वैल्यू लिखेंगे। तो दूसरा समीकरण हमारा यह है, इसमें A का वैल्यू कौन होता है, A का वैल्यू होता है x वाला, तो यहाँ पर हो गया 3, यानी A1 अपॉन A2 हो गया 1/3। अब हम B1 बट्टा B2 निकाल लेते हैं, तो B1 बट्टा B2 क्या हो जाएगा, B1 अपॉन B2। यहाँ पर लिखा हुआ है B1, 1 मतलब पहले समीकरण जाएंगे और वहाँ पर B का वैल्यू रखेंगे। तो B का वैल्यू कौन होता है, तो B का वैल्यू होता है y वाला, पहला समीकरण हमारा यह है, इसमें B का वैल्यू y वाला होता है, यानी y का मान कितना है 2 है, तो लिख देंगे 2 अपॉन यहाँ पर है B2 यानी दूसरा समीकरण जाएंगे और वहाँ से B का वैल्यू लिखेंगे। तो दूसरा समीकरण हमारा यह है, यहाँ पर B का वैल्यू दिया हुआ है 6, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे और इसे कट करेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो यह हो जाएगा 1/3। यहाँ पर देख रहे हैं कि A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 दोनों बराबर आ गया, तो हमें एक और भी निकालना पड़ेगा, कौन, C1/C2 भी हमें निकालना पड़ेगा। इसको हम लोग ज्ञात करते हैं C1/C2। C1 मतलब पहले समीकरण में जाएंगे और C का वैल्यू लिखेंगे। पहले समीकरण में C का वैल्यू है कितना, 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3 अपॉन C2 मतलब दूसरे समीकरण में जाएंगे और C का वैल्यू लिख देंगे। C का वैल्यू यहाँ पर है 9, लिख देंगे 9, तो ये होगा 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, इसको काटेंगे तो ये हो गया 1/3। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 यानी यह तीनों बराबर है। तो रेखाएं, इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ होगा समांतर, यानी जब समांतर होगा तो इसका कितना हल होगा, तो इसका कोई हल नहीं होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, विरोधी। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, विरोधी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, समीकरण युग्म में x + y = 10 है और x - y = 6 का हल होगा, यानी ये पहला समीकरण है और यह हमारा दूसरा समीकरण है। तो हमें इन दोनों का हल करना है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं दोनों समीकरणों को, x + y = 10 और दूसरा समीकरण है हमारा x - y = 6। तो हम इन दोनों को विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम x का गुणांक बराबर करते हैं या y का गुणांक बराबर करते हैं। तो यहाँ पर x का भी गुणांक बराबर है और y का भी गुणांक बराबर है, तो हमें किसी चीज़ से गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रहा बात है x या y को कैंसिल करने के लिए, तो हम साइन को चेंज करते हैं कैंसिल करने के लिए। तो यहाँ पर हमें साइन को चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक है, y जो दिया हुआ है वह है प्लस में और y जो दिया हुआ है वह है एक माइनस में, तो यहाँ पर हमें साइन की चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर x को कैंसिल करते हैं तो वहाँ पर आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर x भी प्लस में है और यहाँ पर भी x प्लस में है, तो ये कैंसिल तो होगा नहीं, तो यहाँ पर आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। और y को करते हैं तो साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो हम y को कैंसिल कर देते हैं, या दोनों गुणांक बराबर हो जाएगा कैंसिल, और यह दोनों x है प्लस में, तो यह कितना हो जाएगा 2x = इधर यह दोनों प्लस में है, तो ये हो जाएगा 10 और 6 हो जाएगा 16। इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, यानी x का वैल्यू होगा x = 8। और इसको हम पहले समीकरण में पुट कर देते हैं या दूसरे समीकरण में, आप दोनों में से किसी में पुट कर सकते हैं। तो हम चलो पहले ही समीकरण में पुट कर देते हैं। पहला समीकरण है x + y = 10 दिया हुआ है, तो इसमें हम पुट कर देते हैं। यहाँ पर x की जगह पर हम पुट कर देते हैं 8 और प्लस y को हम लिखते हैं y = 10। तो यहाँ पर हमें y का वैल्यू निकल जाएगा, y = यहाँ पर 8 बराबर किस पर आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी y का वैल्यू हो गया 2 और x का वैल्यू हो गया 8 है। तो यह कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यह ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण। यह हमारा द्विघात समीकरण दिया हुआ है कि मूलों की प्रकृति, मूलों को आप लोग शून्य भी कह सकते हैं, यानी हमें बताना है कि मूलों की प्रकृति कैसा होगा। मूलों की प्रकृति मतलब आप उसको शून्य भी कह सकते हैं। तो हम बताना है कि जो मूल होगा, यहाँ पर द्विघात समीकरण है तो इसका 2 मूल होगा, क्योंकि 2 घात है,
तो बताना है कि वो दोनों मूल आएगा, वह दोनों बराबर आएगा, या दोनों अलग अलग आएगा, ऐसा कोई मूल ही नहीं आएगा, यही हमें बताना है। इसको बताने के लिए हमें सबसे पहले डी का वैल्यू ज्ञात करना होता है। डी यानी विवेचक या विविधकर भी कहते हैं। डी का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू रखेंगे, बी कौन है, यहाँ पर एक्स वाला होता है वह बी का वैल्यू होता है, स्क्वायर वाला होता है वह ए का वैल्यू होता है, और बिना एक्स वाला होता है वो होता है सी का वैल्यू। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं बी का स्क्वायर। बी कितना है, यहाँ पर -5 यानी -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 से, और यहाँ पर माइनस तो -4 है तो 4 है इंटू अब ए का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर गुना कितना है 1 है, यानी ए का वैल्यू है 1 है, गुने सी का वैल्यू कितना है, यहाँ पर दिया हुआ है 8, यहाँ पर लिख देंगे 8। इसको सॉल्व करेंगे यानी 25 से माइनस यह हो जाएगा 8 चुके 32, इसको माइनस में करेंगे तो यह हो जाएगा -7, यानी डी का वैल्यू आ गया 0 से कम, यानी जब माइनस में आ जाता है तो वो हो जाता है 0 से कम। तो जब डी का वैल्यू 0 से कम आता है तो उसका कोई हल नहीं होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्तविक नहीं, कोई वास्तविक हल ही नहीं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण। यह हमारा द्विघात समीकरण दिया हुआ है कि मूल बराबर हो तो पी का मान होगा, यानी यह मूल बराबर दिया, मूल का आप लोग शून्य भी कह सकते हैं, मूल क्या हो बराबर हो। तो मूल कब बराबर होता है, जब डी का वैल्यू जब 0 आ जाता है तो मूल बराबर होता है। इसके पहले हम क्वेश्चन में बताए हुए हैं। तो डी का हम फॉर्मूला लेते हैं, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम पुट करते हैं, सबसे पहले जो स्क्वायर वाला होता है वह होता है ए का वैल्यू, जो सिर्फ एक्स वाला होता है वह होता है बी का वैल्यू, और जो बिना एक्स वाला होता है वो होता है सी का वैल्यू। तो पुट करेंगे बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पर दिया हुआ है 4, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस का माइनस है, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 तो 4 है, और ए कौन होता है स्क्वायर वाला होता है ए, स्क्वायर गुना कितना है पी है, तो यहाँ पर लिख देंगे पी। सी कौन होता है हमारा बिना एक्स वाला, सी का वैल्यू हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, इम्प्लाइज दैट 16 माइनस यह गुना में गुना करेंगे तो 4 3 12 पी इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम 16 को इक्वल उस पर भेजते हैं तो यह हो जाएगा -12 पी इज इक्वल टू, प्लस में 16 है बराबर उस पर जाए तो माइनस में 16 हो जाएगा। तो यहाँ से हम पी का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, पी इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर है -16 तो -16 लिख देते हैं, यहाँ पर जो 12 पी दिया हुआ है वह है इसके पी के साथ गुना में, जब बराबर उस पर जाएगा तो ये बटा नहीं चला जाएगा, यह हो जाएगा -12। तो इसको हम कट करते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यह 4 से कट करेंगे तो 4 बार में कैंसिल हो गया, और यह 4 से कट करेंगे तो ये होगा 3 बार में, यानी कितना आंसर आ गया 4/3। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 4/3। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।